जय हिंद दोस्तों। इकोनॉमिक्स वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर राजीव रंजन, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, देवघर कॉलेज देवघर। दोस्तों, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन एनालिसिस ऑफ इनकम टैक्स और इंडियन इनकम टैक्स सिस्टम। भारतीय कर प्रणाली क्या है? भारतीय कर प्रणाली की विशेषता क्या है? सरकारें क्यों टैक्स का बोझ सौंपती है या थोपती है? दोस्तों, हम जानते हैं कि किसी राज्य द्वारा व्यक्तियों या विविध संस्थाओं पर जो अधिभार या यूँ कहें कि धन लिया जाता है, अधिभार को धन भी कह सकते हैं आप, तो जो धन लिया जाता है उसे ही कर या टैक्स कहते हैं। देश के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की संस्थाएं भी तरह तरह का टैक्स लगाती है। तो व्यक्तियों या विविध संस्थाओं का मतलब है या तो व्यक्ति से टैक्स कलेक्ट करे या फिर डिफरेंट इंस्टीट्यूशन से, ऑर्गेनाइजेशन से गवर्नमेंट जो पैसा लेती है, धन लेती है, उसी को हम लोग टैक्स कहते हैं। विविध संस्थाएं से तात्पर्य है बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उद्योगपति हैं, कल कारखाने हैं, बड़े बड़े कॉरपोरेट सेक्टर के लोग हैं। इन तमाम लोगों से सरकार के द्वारा जो कर लिया जाता है वह टैक्स कहलाता है। टैक्स दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। इसके बारे में ऐसा माना जाता है कि सरकार द्वारा जो टैक्स लिया जाता है वह एक तरह से जनता पर बोझ थोपा जाता है, लेकिन सरकार के दृष्टिकोण से यह समाज के कल्याण के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए या मैक्सिमम सोशल एडवांटेज, अधिकतम सामाजिक लाभ के लिए सरकार द्वारा टैक्स लगाया जाता है। इसलिए क्योंकि जिस प्रकार हमको घर चलाने के लिए पैसे की जरूरत होती है, उसी प्रकार सरकार को भी अपनी व्यवस्था चलाने के लिए, शासन और प्रशासन को चलाने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है। पैसा कहाँ से आएगा? तो टैक्स के माध्यम से आता है। इसलिए एक तरफ इससे जनता पर बोझ समझा जाता है, पर वहीं दूसरी तरफ सरकार को चलाने के लिए, उसको अपने सिस्टम को चलाने के लिए आधारभूत आवश्यकता के रूप में धन का कलेक्शन किया जाता है या टैक्स कलेक्ट किया जाता है। आधुनिक सरकारों के लिए टैक्सेशन सबसे बड़ा आय का स्रोत है या महत्वपूर्ण स्रोत है। अगर सरकार टैक्स नहीं लगाएगी तो सरकार को आय की प्राप्ति नहीं होगी, और अगर सरकार को आय की प्राप्ति नहीं हुई तो फिर राज्य या देश का विकास संभव नहीं होगा। लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में कराधान सरकार की राजनीतिक गतिविधियों को स्वरूप प्रदान करता है। टैक्सेशन जो है वह जो गवर्नमेंट की एक्टिविटीज है या उसको पॉलिटिकल एक्टिविटीज कहें, उसको स्वरूप प्रदान करता है। करदाता द्वारा किया जाने वाला एक ऐसा भुगतान है, एक ऐसा अनिवार्य अंशदान है जिसके बदले में सरकारें उसे कुछ नहीं देती है। टैक्स तो लेती है, लेकिन टैक्स देने वालों के लिए या इनकम टैक्स भरने वाले लोगों के लिए
सरकार के स्तर पर कोई ऐसा विशेष व्यवस्था नहीं है जिससे उसको यह लगे कि हम टैक्स देते हैं तो हमको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है या हम समथिंग स्पेशल है सोसाइटी में। सब जनरल है, जो टैक्स दे रहा है वो भी और जो नहीं दे रहा है वो भी। लेकिन टैक्स के माध्यम से, कर के माध्यम से सरकार सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति करने में सफल होता है। समाज में आय और संपत्ति की असमानता को कम करता है और राज्य या देश में रोजगार के स्तर को उत्पन्न करने के लिए, रोजगार के स्तर को सृजन करने के लिए सरकारें टैक्स लेती है और टैक्स के मदद से वह देश के अंदर या राज्य के अंदर रोजगार का सृजन करती है, विकास के नए नए आयाम को मूर्त रूप देती है। कॉलेज, मेडिकल, सड़क, पुल, पुलिया, भवन, विद्यालय, जो भी आप देखते हैं, जो सरकार के स्तर पर जो कार्य किए जाते हैं, वे सारे कार्य उन्हीं टैक्स द्वारा आए हुए आय के माध्यम से किया जाता है। एक दूसरा पक्ष भी है। दूसरा पक्ष है कि टैक्स लेना सरकार का एक कानूनी अधिकार है और हम और आप चाह करके भी टैक्स देने से खुद को नहीं रोक सकते हैं। करारोपण के उद्देश्य के पीछे जो सरकार की मंशा है वह है कि समाज में वैसे लोग जिनके पास आवश्यकता से अधिक धन है या आवश्यकता से अधिक संपत्ति है, वो अपने धन का या संपत्ति का एक अनिवार्य जो अंश है, जो सरकार निर्धारित करती है, जिसको हम लोग टैक्स स्लेब कहते हैं, वो अनिवार्य रूप से सरकार को टैक्स के रूप में आपको भुगतान करना होता है। यदि कोई व्यक्ति कर का भुगतान नहीं करता है तो उसे कानून द्वारा दंडित किए जाने का भी प्रावधान है। उसको दंडित किया जा सकता है। आय, संपत्ति तथा किसी वस्तु की खरीद के समय कर लगाया जाता है। कर सरकार की जो आय है उसका सबसे प्रमुख स्रोत है और करारोपण के पीछे जो सरकार का उद्देश्य है वह इस प्रकार है। सरकार कर लगा करके, टैक्स लगा करके आय प्राप्त करती है। जैसा मैंने कहा कि जिस तरह परिवार चलाने के लिए, घर चलाने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार सरकार को अपने व्यवस्था को चलाने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है और उसके उद्देश्य में पहला उद्देश्य क्या है कि टैक्स लगा करके और हमको आय प्राप्त करना है, इनकम जनरेट करना है। गवर्नमेंट इनकम जनरेट कैसे करती है? टैक्स लगा कर करती है। दूसरा है नियमन तथा नियंत्रण करना। नियमन से तात्पर्य है कि सरकार के पास यह कानूनी अधिकार है कि आपके पास यदि ज़रूरत से ज़्यादा धन है, संपत्ति है, पैसा है, तो गवर्नमेंट की जो क्राइटेरिया है टैक्स की, उस स्लैब में आपको आकर के उसका एक निश्चित अंश का भुगतान आपको सरकार को करना होगा। नियंत्रण से तात्पर्य यह है कि वैसे लोग जो समाज में ज़रूरत से ज़्यादा समृद्ध हैं या धनी हैं, उनके धन का एक अंश अनिवार्य रूप से जब सरकार लेती है तो उस पैसे को सरकार अपने विकास के कार्यों में या सरकार द्वारा चलाई जाने वाली जो गतिविधियां हैं उस दृष्टि से उसको भुगतान करने में उसका उपयोग होता है। और आवश्यकता से अधिक धन किसी के पास संग्रहित नहीं हो, इस दृष्टि से भी एक नियंत्रण
कारगर होता है या सहायक होता है, इसलिए नियमन तथा नियंत्रण भी है। और तीसरा है साधनों का आवंटन। साधनों का आवंटन क्या है? सरकार जो पैसा लेती है टैक्स के रूप में, तो जो समर्थ हैं, शक्तिशाली हैं, सामर्थ्यवान हैं, इकोनॉमिकली वेल टू डू हैं, साउंड हैं, रिच हैं, ये लोग तो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति अपने संसाधनों से कर लेते हैं। लेकिन समाज का एक दूसरा वर्ग है, और जो अभावों में जीता है, जो गरीबी में पला है, जिसके पास रहने के लिए छत नहीं है, खाने के लिए अनाज नहीं है, जीविकोपार्जन के लिए कोई स्रोत नहीं है, तो सरकार अपने आय को आय के रूप में प्राप्त साधनों का ऐसे जरूरतमंद लोगों पर आवंटन करती है, ताकि समाज के निचले स्तर के जो लोग हैं उसका भी आर्थिक, शैक्षिक और सामाजिक विकास हो सके। चौथा, असमानता को कम करना। समाज में जो आर्थिक विषमता है या असमानता है, इनइक्वलिटी जो है सोसाइटी में, उस असमानता को कम करना भी एक उद्देश्य है। पांचवा है आर्थिक विकास। यदि सरकार टैक्स नहीं लेगी, सरकार को आय प्राप्त नहीं होगा, तो आम लोगों के लिए जो आवश्यकताएं हैं, जो बुनियादी ज़रूरतें हैं, जो मूलभूत ज़रूरतें हैं, जिसको हम लोग कहते हैं रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, ये मूलभूत आवश्यकताएं हैं लोगों की। तो इस तरह की आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे होगी? तो कर के माध्यम से जो आय प्राप्त करती है सरकार, उस आय को देश के या राज्य के आर्थिक विकास पर व्यय करती है या खर्च करती है। छठा है कीमत वृद्धि पर नियंत्रण। जब सरकार टैक्स लगाती है तो उससे क्या है कि जो समाज में आर्थिक दृष्टिकोण से समृद्धशाली लोग हैं, उनके मन पर, उनकी क्षमता पर एक अंकुश लगता है, रोक लगता है, ताकि वो समाज में मनमाना नहीं करें। मान लिया जाए कि कोई वस्तु का उत्पादन कोई उद्योग करता है, और अगर वह आवश्यकता से या वस्तु की गुणवत्ता से अधिक कीमत वह निर्धारित करता है बाजार में, तो स्वाभाविक है कि उसके आय में बहुत अधिक इजाफा हो जाएगा। और जब उसके आय में बहुत इजाफा हो जाएगा तो वह क्या हो जाएगा? बेलगाम हो जाएगा, कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। तो कोई व्यक्ति अनावश्यक रूप से समाज के अंदर धन अर्जित नहीं करे, अनावश्यक तरीकों को अपनाकर अर्जित नहीं करे, इसलिए सरकार उस पर नियंत्रण भी करती है। भारतीय कर प्रणाली की जो सबसे प्रमुख विशेषता है वह है करों की विविधता। अलग अलग कैटेगरी के लोगों से अलग अलग टैक्स कलेक्ट करना और अलग अलग प्रकार से टैक्स कलेक्ट करना। जैसा मैंने कहा कि दो प्रकार के टैक्स होते हैं, एक प्रत्यक्ष कर और दूसरा अप्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। दोनों ही करों को शामिल कर बहु कर प्रणाली को साकार रूप दिया जाता है। यह समझा जाता है कि कर लगाए ही इसलिए जाते हैं ताकि जनता से सीधे सीधे आय की प्राप्ति हो सके। टैक्स लगाने के पीछे जो उद्देश्य है वह है आय की प्राप्ति करना। तो टैक्स सिस्टम कैसा होना चाहिए? टैक्स प्रणाली कैसी होनी चाहिए?
ये एक प्रश्न उठता है। करारोपण के जितने सारे सिद्धांत हैं, कहता है कि करारोपण के सभी सिद्धांतों का समावेश होना चाहिए। समावेश कैसे होगा? एक अच्छी कर प्रणाली हम लोग किसको कहते हैं? एक अच्छी कर प्रणाली तभी मानी जाएगी जब समानता हो, करों में समानता हो, सभी तरह के लोगों से एक प्रकार एक समान कर लिए जाएं, मतलब समानता होना। सुविधा, सभी को उससे समान सुविधा प्राप्त हो। मितव्ययिता, यानी अपव्यय नहीं हो, आवश्यकता के अनुरूप उसका व्यय हो। उत्पादकता, उत्पादकता में वृद्धि हो। आय का जब सृजन हो तो उत्पादकता में वृद्धि होना चाहिए। लोचकता होना चाहिए, यानी लचीलापन होना चाहिए। विविधता होनी चाहिए। सरलता होनी चाहिए। कोमलता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी का गला दाब के आप टैक्स ले लें, क्योंकि जो भी व्यक्ति जीवन में कुछ भी अर्जित करता है तो उसमें उसका एक मेहनत होता है, और काफ़ी संघर्ष के बाद, कड़ी मेहनत के बाद धनोपार्जन होता है। आसानी से नहीं होता। आसानी से होता तो सारे लोग करोड़पति अरबपति हो जाते हैं। तो सरलता हो, कोमलता हो, पर्याप्तता हो, एकरूपता हो, वांछनीय हो और समन्वय होना चाहिए। सरकार के बीच और करदाता के बीच सामंजस्य हो। इन सभी सिद्धांतों का समावेश होने से हम यह मानते हैं कि एक अच्छी कर प्रणाली होगी। दूसरे शब्दों में हम अगर कहें तो कर प्रणाली में जो भी कर लगाया जाए वह करारोपण के आधारभूत सिद्धांतों के अनुकूल हो। करारोपण का जो आधारभूत सिद्धांत है उस सिद्धांत के अनुरूप होना चाहिए। प्रत्यक्ष और परोक्ष करों में उचित समायोजन होना चाहिए। देयर शुड बी प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। एक अच्छी कर प्रणाली के लिए यह आवश्यक है कि इसमें प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों प्रकार के कर सम्मिलित हों। इसका कारण यह है कि प्रत्यक्ष और परोक्ष एक दूसरे के पूरक होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं, और एक दूसरे के दोषों का निवारण करते हैं। इसलिए प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों प्रकार के करों द्वारा समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचा जा सकता है। और इस संबंध में प्रोफेसर डाल्टन ने कहा था कि प्रत्यक्ष और परोक्ष कर प्रणालियां पारस्परिक दोषों को कम करती है और कम करके कर व्यवस्था में साम्य स्थापित करती है या संतुलन बनाती है, क्योंकि अच्छा तभी होगा जब एक दूसरे के बीच संतुलन या साम्य की अवस्था होगी। कर प्रणाली प्रगतिशील होनी चाहिए। टैक्सेशन सिस्टम शुड बी प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव कैसे होगा? विभिन्न वर्गों पर कर के भार का वितरण उसकी सामर्थ्य और कर देने की क्षमता के आधार पर होना चाहिए। जो व्यक्ति जितना टैक्स देने के लायक है उस पर उतना ही टैक्स सौंपा जाए, तब हम इसको प्रोग्रेसिव टैक्सेशन कहते हैं। जहाँ तक संभव है कर प्रणाली में प्रतिगामी, अधोगामी और अनुपातिक करों को स्थान नहीं देना चाहिए। कर व्यवस्था में प्रगतिशील करारोपण होना चाहिए। जो व्यक्ति जिस के लायक है, जितना देने के लायक है, उस पर उतना ही टैक्स लगाना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हम लोग प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम उसको कहते हैं। फिर है शासन की दृष्टि से पर्याप्त नियंत्रण हो। इट शुड बी एडिक्वेटली कंट्रोल्ड। शासन के दृष्टि से तात्पर्य है जो सरकार, चाहे वह केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो। एक अच्छी कर प्रणाली में दो गुण होना चाहिए। पहला है कि कर प्रणाली सरल हो
और दूसरा है कि कर प्रणाली में भ्रष्टाचार की संभावना नहीं हो। भ्रष्टाचार से तात्पर्य क्या है, या हम लोग दूसरे शब्दों में इसको अगर कहें तो कर प्रणाली ऐसी होनी चाहिए जिससे शासन को पर्याप्त आय भी प्राप्त हो और करदाता को कर देने में किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हो, कोई करदाता गड़बड़ नहीं कर सके और कर्मचारियों में भ्रष्टाचार न फैले। ऐसा सिस्टम नहीं हो कि करदाता कर नहीं देना चाहता हो और जो टैक्स कलेक्ट करते हैं उसके अंदर भी ये भाव होना चाहिए कि टैक्स कलेक्ट करने वाले में हमेशा टैक्स के लिए